नमस्कार बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंग प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम तरंगें क्या हैं इनका अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपकी बुक में बता रखा है, पानी की शांत सतह पर जब हम यदि कंकर फेंकते हैं, आपने बचपन में देखा होगा, तो आप देखते हैं कुछ लहरें ऊपर नीचे उठती हुई हमें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से यदि हम कुछ बीमार हो जाते हैं कुछ लोग, तो आप देखते हैं जाकर के मशीनों के द्वारा उनको चेक किया जाता है आंतरिक भागों को। वे तरंगें होती हैं प्राश्रव्य तरंगें। जैसे आपने देखा है सीटी स्कैन किया जाता है, ये सब प्राश्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से रेडियो तरंगें हमारी वह कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ती हैं। उपरोक्त सभी उदाहरणों में एक विक्षोभ या हलचल आकाश में गति करता है। आखिर विक्षोभ क्या है? विक्षोभ अपने साथ ऊर्जा संचरण करता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्य का संचरण नहीं होता। माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। जैसा कि जब हम संगीत सुनते हैं तो ध्वनि ऊर्जा हमारे कान की तरफ स्थानांतरित होती है, न कि वायु। केवल ऊर्जा का संचरण होता है, माध्यम का नहीं होता। इसी प्रकार समुद्र में पानी सागर के पार नहीं जाता, लेकिन ध्वनि तरंगें ऊर्जा पार होती हैं। अतः तरंग एक प्रगामी विक्षोभ है जो कि ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, परंतु द्रव्य का नहीं। यह विक्षोभ संचरण की विधि ही तरंग गति कहलाती है। यानी कि विक्षोभ में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें द्रव्य के कण स्वयं ऊर्जा लेकर के एक कण से दूसरे कण को स्थानांतरित करते हैं और यह ऊर्जा अंतिम कण तक पहुंचती है, तब तक स्थानांतरित होती रहती है। माध्यम में संचरण के आधार पर तरंगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक यांत्रिक तरंगें और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम आवश्यक है तथा माध्यम जिस द्रव्य का बना है वही विक्षोभ को आकाश में स्थानांतरित करता है। इन्हें प्रत्यक्ष तरंगें कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगें, जल तरंगें, वायलिन की डोरी, छड़ में तरंगें, पृथ्वी के गर्भ में इत्यादि। ये सब तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। तरंगें ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं, लेकिन माध्यम नहीं। इसका अभिप्राय यह नहीं कि माध्यम की द्रव्य जनित तरंगें गति नहीं करती। द्रव्य जनित तरंगें या माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आवर्ती गति करते हैं। जब तरंग गुजर जाती है तो माध्यम के कण अपनी पहली स्थिति में यानी कि माध्य स्थिति में लौट आते हैं। अतः माध्यम के कण द्रव्य जनित तरंग स्थानांतरीय तरंग में विलुप्त हो जाती हैं एवं प्रधान तरंग ही ऊर्जा स्थानांतरित करती है। यहाँ पर यांत्रिक तरंगों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली अनुदैर्घ्य तरंगें और दूसरी अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्घ्य तरंगें क्या हैं? जब तरंगों के माध्यम में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हों तो इसे अनुदैर्घ्य तरंगें कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों तरह की तरंगें बता रखी हैं। ये माध्यम के कण अनुप्रस्थ तरंगें करते हुए भी दिखा रखा है, और ये देखिए ये अनुप्रस्थ तरंगें हैं। माध्यम के जो भी कण हैं वह लंबवत दिशा में, यदि तरंग गति के लंबवत दिशा में कंपन कर रहे हैं तो
उसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, और उसी दिशा में कंपन कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहेंगे। जैसा कि स्प्रिंग के अंदर यदि हम देखें तो आप देखेंगे स्प्रिंग को एक जगह से लगा दें और ये स्प्रिंग है, यदि उसको खींचेंगे तो उसमें संपीड़न और विलयन दिखाई देते हैं। कहीं से स्प्रिंग पास में दिखेगी, खींचने पर दूर हो जाएगी, फिर पास दिखेगी। ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? अनुप्रस्थ तरंगे के अंदर आप देखें तो एक डोरी लें, एक रस्सी ले लें और रस्सी को हम किसी कील से बांध दें और उसमें इस तरह से उसको हिलाएं। हिलाने पर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर, रस्सी के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जिसमें श्रृंग और गर्त दिखाई देते हैं। ऊपर उठे हुए श्रृंग, नीचे वाले गर्त, ये होते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में। अब अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ उत्पन्न होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में होती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव में होती हैं, और द्रव में भी ये पृष्ठ सतह पर उत्पन्न होती हैं। यानी कि तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगे और जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंगे जो हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। दूसरी, कुछ तरंगों में अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ गति का समावेश परिलक्षित होता है। जैसे जल पृष्ठ पर बनने वाली तरंग को हम इस प्रकार से समझा रखे हैं। तो ऊपर आप देखिए यहाँ पर अनुदैर्ध्य और नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं इस पे अनुप्रस्थ तरंगे। धन्यवाद। आगे हम फिर अब आता है उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि तरंग गति ऊर्जा स्थानांतरण की सशक्त विद्या है। भौतिकी में विभिन्न घटनाओं के विश्लेषण में तरंग गति का उपयोग किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि तरंग गति का गणितीय स्वरूप विकसित किया जाए। यहाँ पर तरंगों के लिए विशिष्ट लक्षण एवं उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम तरंग स्वरूप। विभिन्न आकृति के विक्षोभ तरंग रूप में गति करते हैं, जिससे तरंग अलग अलग आकार की बनती हैं, जिन्हें हम तरंग स्वरूप कहते हैं। तरंगें दैनिक जीवन में लंबे समय तक विलुप्त नहीं होने वाले तरंग रेलों से हमारा सामना होता है। यहाँ पर किसी तरंग के 3 प्रमुख लाक्षणिक अवयव होते हैं। पहला तरंग आयाम, दूसरा आवृत्ति एवं आवर्तकाल और तीसरा तरंग दैर्ध्य। ये लक्षण सभी तरंगों में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम तरंग आयाम। तरंग विक्षोभ के माध्य स्थिति से अधिकतम मान को तरंग आयाम कहते हैं। यानी कि माध्य स्थिति, ये माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति से अधिकतम ये जो है यहाँ पर, ये माध्य स्थिति से अधिकतम ऊंचाई जो है ये इसका तरंग आयाम, जिसको A से दर्शाया जाता है। फिर आता है तरंग आवृत्ति। तरंग आवृत्ति किसे कहेंगे? यानी कि यहाँ पर इसके अंदर श्रृंग और ये गर्त, ये श्रृंग और गर्त दिख रहे हैं आपको, ये दोनों एक तरंग की आकाश एवं समय आकाश में पुनरावृत्ति होती है। यानी आप देख रहे हैं पहले ये श्रृंग, फिर गर्त, फिर श्रृंग, फिर गर्त, इस तरह से पुनरावृत्ति हो रही है। तो आवर्ती चक्र पूरा करने में लगा समय, एक चक्र कहाँ होगा, ये गया फिर ये एक चक्र है। एक चक्र यानी कि एक श्रृंग और एक गर्त दोनों मिल जाएं तो ये क्या कहलाएगी, इसका पूरा एक पूरा चक्र हो जाएगा, इसे कहेंगे आवर्तकाल। तो तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्र की संख्या जो है, 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, तो हम समय मान लें 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितने चक्र, यानी एक चक्र ये, फिर अगला दूसरा चक्र, तो 1 सेकंड में कितने चक्र पूरे किए हैं, ये क्या कहलाती है, इसकी आवृत्ति कहलाती है।
यह किसी कण द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या बताता है, जिसे आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है। आवर्तकाल क्या है कि एक चक्र को यानी कि एक शंख और वृत्त को पूरा करने में कितना समय लगा, वह आवर्तकाल होता है, जिसे t के द्वारा दर्शाया जाता है। t बराबर 1/n के द्वारा, ये इनका आपस में संबंध है। अब आता है तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ किसे कहते हैं। हम इसी चित्र के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ पर ये एक शंख है और एक गर्त है, यानी कि दो ये शंखों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है, जिसको लैम्ब्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक मीटर है। हम कह सकते हैं एक ही कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ये लैम्ब्डा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है इसमें मूल लक्षणों से संबंधित तरंगों के गणितीय विश्लेषण में इसका उपयोग करते हैं। पहला आता है कला कोण। धन्यवाद। आगे हम फिर अध्ययन